जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि कल हम लोगों ने एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत की थी। आपको कल मैंने समझाया था कि किस तरीके से एक ओवरव्यू दिया था हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री कैसे हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हम लोगों ने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री एरा को अच्छे से समझा था। और एज आई प्रॉमिस्ड, टुडे आई हैव कम अप विद द लेक्चर दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। हम सब बच्चों को अपने सिलेबस में 2 सिविलाइजेशंस को पढ़ना होता है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ गैंगेटिक सिविलाइजेशन, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। आज जो सेकेंड लेक्चर है इस हिस्ट्री का, उसमें हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आप सब बच्चों को पता है कि ये सिविलाइजेशन रफली 2500 BCE में स्टार्ट हुआ था। बेटा आप अच्छे से समझिएगा, BCE का मतलब यहाँ पर आज से लगभग 4500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत ढंग से घर पे कुछ ढूंढोगे ना बेटा, तो आपको शायद से 10, 20, 50 साल पुरानी चीज़ मिल सकती है। घर में अगर पुराने बूढ़े लोग हैं तो आपको घर में 70, 80 साल पुरानी चीज़ मिल सकती है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट 4500 ईयर बैक। आप यकीन मानिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हमारे भारत की, और इस खोज ने हमारे देश के सिविलाइजेशन की, कंटिन्यूस सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ है, उसको वर्ल्ड में टॉप 3 सिविलाइजेशन में लाके खड़ा किया था। आज हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा जो आज हम सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, ये सिविलाइजेशन हमेशा से हमें नहीं पता थी, इसे खोजा गया, इसे डिस्कवर किया गया था। तो इसका इतिहास बेटा कुछ इस तरीके से है। आप सबने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, बात है 1850 की, 1850 की बात है बेटा, मिड ऑफ 19th सेंचुरी। इस वक्त पे इंडिया में रेलवेज के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आप सब जानते हो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे लाइंस बिछाई थी, एंड इट वाज डन सो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लॉइट इंडिया फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ द हार्ट। जितने भी हिंटरलैंड्स थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो आज आप ये एरिया देखते हो, इन सब जगह पे रिसोर्सेज बहुत थे, संसाधन बहुत थे, लेकिन ये संसाधन यूरोपियंस अपने तक कैसे ले आते? तो उनके लिए उन्होंने रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन किया, ताकि कोस्ट लाइंस तक इन सब सामान को पहुंचाया जा सके और फिर ये अपने यूरोप ले जा सके। ओके, सो जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न पार्ट में, आज जो प्रेजेंट डे आपका इंडिया है और जो आपका पाकिस्तान का पार्ट है, इस हिस्से में यहाँ पर जो एक जगह पड़ती है, जैसे प्रेजेंट डे लाहौर और अमृतसर का जो एरिया है, वहां पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। रेलवे लाइंस के वर्कर्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए, पट्टियां बिछाने के लिए उनके नीचे स्लीपर्स लगाए जाते हैं। बेटा आज के टाइम पे आपने देखा होगा, बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, उनमें गाटर्स होते हैं, उन्हें स्लीपर्स बोलते हैं। आजकल वुडन के यूज होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। एक टाइम था बेटा जब इसके लिए वो ब्रिक्स का यूज करते थे। आप समझिए, आज हमारे जो घर बनते हैं उनमें जो ईंटें लगते हैं बेटा, ये ईंटें आपको क्या लगता है कैसे पक के आते हैं? भट्टियों से पक के आते हैं। हमने देखा है कभी विलेज साइड जाते वक्त, तो ये सन बेक्ड नहीं होते बेटा, ये किल्न बर्न ब्रिक्स होते हैं। किल्न बर्न ब्रिक्स का मतलब ये भट्टी में पके हुए ईंटें होते हैं। एक तरीका हुआ करता था पहले टाइम पे, जैसे गांव में आप देखते होंगे कि ये धूप में सुखाते थे और उनको यूज करते थे और वो कच्चे हुआ करते थे। लेकिन जो बेक ब्रिक्स होते हैं, जो कि भट्टियों के अंदर पकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, उसका तरीका अलग होता है। और बहुत ही स्ट्रेंज बात है बेटा, जब 1850 के आसपास यूरोपियंस कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हड़प्पा जगह है, वहां पर भी उन्हें बहुत सारी मात्रा में ईंटें मिलते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो ये देखिए बड़े हैरान हो जाते हैं और अपने सीनियर्स को, ये ऑफिशियल्स को रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं कि बहुत सारी मात्रा में हमको ईंटें मिले। हालांकि उनको उन ईंटों की जरूरत थी, वो ये सोच रहे थे, हैरान थे कि ऐसे भट्टी के पके हुए ईंटें, जो कि आज की प्रेजेंट डे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ये यहाँ पर कैसे पड़े हुए हैं और बहुत बड़े एरिया में। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया और उसको अपने काम के लिए लगाना स्टार्ट कर दिया। बट ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है बेटा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास में। उस वक्त भी ASI वर्क करता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, तो इस चीज पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बात है बेटा 1921 की। एक व्यक्ति जिनका नाम है, इनफैक्ट मैं 2 लोगों को यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, RD बनर्जी साहब को, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जी। ये दोनों व्यक्ति आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का पार्ट थे। इनके लीडर उस वक्त के जो ब्रिटिशर थे, वो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों इंडियंस ने क्या किया, जो रिपोर्ट्स थी उसको पढ़ा, समझा और वहां पर एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट किया। बेटा एक्सकेवेशन का मतलब होता है
कि जो जमीन के नीचे चीजें हैं, कुछ हो गया। एक्सकेवेशन का बेटा मतलब होता है कि जो जमीन के नीचे चीजें हैं उनको खोद के निकालना। तो होता क्या है बेटा कि जो राखलदास बनर्जी हैं वो हड़प्पा के आसपास के एरियाज को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एक के बाद एक चीजें मिलना स्टार्ट होती हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्क होता है, बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि जो ये पत्थर मिल रहे हैं, ईंटें मिल रहे हैं, उसके नीचे जो सामान मिल रहे हैं हमको, बहुत सारे सील्स और टॉयज और बाकी चीजें जितनी भी थी एक्सट्रैक्ट हमने की, हमने फिर उस चीज को फिट करना स्टार्ट किया अपने इंडियन हिस्ट्री में। तो पता लगा कि ये गुप्ता एरा की भी नहीं है, गुप्ता टाइम पीरियड की भी नहीं होने के बाद में वो मॉडर्न टाइम पीरियड से भी मैच नहीं कर रही है। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है, हर एक चीज पे कार्बन डेटिंग टेक्निक के थ्रू हमने पता लगाया कि ये तो आज से लगभग 4000 साल 5000 साल पुरानी चीज है। और वहीं पर आके बहुत शॉकिंग था बेटा, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए इंडियंस 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी के आसपास और 19th सेंचुरी के आसपास एक अनसिविलाइज्ड लोग थे। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक कि हम लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास सुपरस्टिशन में विश्वास करते हैं, वुमेन्स को राइट्स नहीं देते हैं, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लॉड है, वैदिक पीरियड और बाकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वो बिल्कुल नहीं मानते थे। बट इंटरेस्टिंग बात है कि जब उनके ही टाइम पीरियड में हमारे देश की एक बहुत ही पुरानी धरोहर खोजी गई। आप समझिए कि अगर आप 1920 में पढ़ाई कर रहे होते तो आपको सिर्फ मॉडर्न एम्पायर और वैदिक एज तक का ही टाइम पीरियड पढ़ने को मिलता, और जो कि सिर्फ मात्र 2500 साल पुराना था। लेकिन एक झटके में हमारे देश का इतिहास बेटा 4500 साल पुराना हो गया, और हमारी सिविलाइजेशन की वो चीजें जो मिलना स्टार्ट हुई उसके टाइम पीरियड से पता लगा कि उस वक्त की ये सब चीजें हैं जब दुनिया में सिर्फ और 2 ही सिविलाइजेशंस थी। आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन का नाम पढ़ा हुआ है, आपने सुना होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नाम, और इक्वली उसी टाइम पीरियड में बेटा हमारा ये सिविलाइजेशन भी आता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के पास में है। प्रेजेंट डे आप अगर ईरान देखेंगे, सुमेरियन रीजन, उस जगह पे ये स्टैब्लिश था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सॉरी बेटा, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे स्टैब्लिश था। ओके, सो होता क्या है कि जब ये सिविलाइजेशंस खोजी गई 1921 में, जब हमने ये एक्सट्रैक्ट किया, तो हमें सिर्फ एक साइट नहीं मिली बेटा। सबसे पहले जो साइट थी एक्सकेवेशन की वो हड़प्पा साइट थी। इसी वजह से हम इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। 1921 में बेटा हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं कहते थे, हमें सिर्फ एक शहर मिला था। लेकिन जब एक शहर मिलता है तो लोगों की खोज और बढ़ती है, और इसी खोज में राखलदास बनर्जी साहब को एक नेक्स्ट साइट मिली, दैट इज मोहनजोदाड़ो साइट, जो कि थोड़े ही सही दूर पे पाकिस्तान, जो आज प्रेजेंट है पाकिस्तान है, वहां पर। तो बच्चों को तकलीफ हो रही होगी कि सर ये सब साइट्स पाकिस्तान में मिले तो आज इंडिया में क्या बेटा। इफ आई विल टॉक अबाउट प्रेजेंट सिनेरियो, तो द लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट सो फार इन दिस इंडस सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी साइट, एंड वो प्रेजेंट डे हरियाणा में। राखीगढ़ी साइट में बेटा रिसेंटली 2020 की बात है, रिसेंटली वेरी रिसेंटली हमें एक ऐसा कंकाल मिला है जिसको हमने जापान की लैब्स में भेजा हुआ बेटा, जहां पर उस पर शोध चल रहा है और लगभग एक्सपेक्टेड है कि वो 6000 ईयर्स बैक है। यानी कि शायद से हमारा सिलेबस और बढ़ जाएगा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे भी हमको जाके कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये इतिहास की खोज है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, जैसे आप अपने बॉडी के अंदर एक्सप्लोरेशन करते हैं कि क्या क्या डिजीज है, क्या क्या चीजें हैं, वैसे ये भी एक रोमांचक चीजें हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो आप महसूस कर पा रहे हैं कि एक शहर मिला जो कि दफन था बिल्कुल मिट्टी के नीचे, और उसके बाद में एक और शहर मिला, और इसके बाद हमने आसपास और खोजना स्टार्ट किया। और फिर एक एंशिएंट टेक्निक है कि जो लोग हुआ करते थे वो हमेशा नदियों के किनारे ही बसते थे, कि जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहां पर हमको ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलती है, फिर मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन मिलती है। बट ये सिर्फ सिविलाइजेशन यहीं पर नहीं होती है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एक रिवर है बेटा जो कि पोस्ट कोलिजन रिवर है, ये कलर विजिबल होगा आप लोगों को, दिस इज द इंडस रिवर। ये इंडस रिवर है जो कि यहाँ मानसरोवर लेक के ऊपर से ही ओरिजिनेट करती है, और फिर ये ऊपर से जाके फिर नीचे की तरफ ये फ्लो करती है। दिस इज पोस्ट हिमालयन कोलिजन रिवर है। इसमें आपको और भी नदियां बेटा मिलती हैं जो कि इसकी सहायक नदी हैं, एंड आपको का पता होगा कि इंडिया का पुराना नाम सप्त सिंध हुआ करता था। पंजाब है बिकॉज यहाँ पर 5 रिवर्स का फ्रंट है। दिस इज चेनाब, झेलम, व्यास, सतलुज, रावी नदी, एंड जो ये इंडस है, दिस रिवर, एंड दिस बिकम्स completely 6 rivers are there,
लेकिन इसको सप्त सिंध बोलते थे क्योंकि माइथोलॉजी में ऐसा हम बिलीव करते हैं कि एक और नदी थी सरस्वती रिवर, जो कि राजस्थान के आसपास फ्लो करती थी, और आज भी ऐसा मानते हैं हम कि ये इनलैंड ड्रेनेज कर रही है, यानी कि जमीन के नीचे बह रही है। सरस्वती रिवर बेटा हमारे मैप में आज कहीं भी नहीं है, लेकिन ये हमारी माइथोलॉजिकल रिवर है। आपने सुना होगा वर्ड सरस्वती रिवर, और ये सब रिवर्स को मिला के सप्त सिंध कहा जाता था, और यहीं से इसकी जो मेन रिवर है दैट इज इंडस रिवर बेटा। ये इंडस रिवर की बाकी सहायक नदियां हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई भी रिवर है उसमें कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज ऐसी चीजें जो पानी लाती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी बेटा जो उस नदी का पानी ले आती है, और ये मेन चैनल होता है नदी का। लेकिन जो इसके आसपास का बेटा एरिया है, दिस इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न, दिस इज नोन एज द रिवर बेसिन। यानी कि जो इंडस रिवर है बेटा, इसका ये जो बेसिन एरिया है ये बहुत बड़ा है। अगर आप थोड़ा ध्यान समझेंगे, ये वाला पार्ट इन रिवर्स के बीच में जितना भी इसका ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न मतलब एक मेन रिवर और बाकी जो ट्रिब्यूटरीज और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो ये सब नदियां मिलकर ड्रेनेज पैटर्न आती हैं। और इसके आसपास का जो ये लैंड का एरिया होता है, ये इसी रिवर से बना होता है। अगर आपने कभी लैंड का फॉर्मेशन पढ़ा होगा बेटा, आप समझा होगा, तो ये जो लैंड है आसपास, ये इसी से बना हुआ है, इसी रिवर से बना हुआ है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज इंडस बेसिन। तो जो बेटा ये इंडस बेसिन है, यहाँ पर इन सब जगह पे हमें ये साइट्स देखने को मिलती हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, द साइट्स दैट वर प्रेजेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर, चनुदारो, ऐसी बेटा बहुत सारी अनगिनत साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स है। इनका एक्सकवेशन आज भी चल रहा है। पाकिस्तान हालांकि इकोनॉमिकली इतना एडवांस, इतना डेवलप कंट्री नहीं है कि वो बहुत सारा पैसा अपने इस रिसर्च पे खर्चा कर सके, बट इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री, और हम लोग बहुत अच्छे से इसको आज भी एक्सकेवेट कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि और क्या क्या सिविलाइजेशंस में है। यहाँ पर लोथल है, यहाँ पर रंगपुर भी है बेटा, चावल की खेती सबसे पहले हुई थी। वी विल डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो। तो इस मैप का जब हम एक्सटेंट देखते हैं कि कितना ये फैला हुआ है, तो बेटा आप यकीन मानिए आलमगीरपुर बेटा यूपी के वेस्ट में पड़ता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। यूपी के वेस्ट में पड़ता है बेटा आलमगीरपुर, और चनुदारो पड़ता है बेटा जो आपका इस जगह पे है, दिस इज रंगपुर और लोथल, एंड यहाँ पर जम्मू कश्मीर तक बेटा आपकी इसकी साइट्स प्रेजेंट है। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक नदी के आसपास बहुत सारे शहर बसे हुए थे, और इन पूरे शहरों को जब हमने एक्सकेवेट किया, तब कॉमनली हमने कहा कि ये तो इंडस रिवर के किनारे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सिविलाइजेशन अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आइए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, और अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको टाइम पीरियड समझना चाहिए। किसी भी हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा टाइमलाइन फॉलो करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ काफी बोरिंग होता है कि डेट्स याद रखना, लेकिन डेट्स नहीं याद रखनी, आपको डेट्स को महसूस करना है। जैसे आप अभी समझ पा रहे हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं वो सर आज 2026 है, उससे भी 2500 साल पहले की बात है अप्रोक्सीमेटली। इस टाइम पीरियड की हमें साइट्स मिलती हैं। हालांकि ये साइट्स मिल रही हैं, यानी कि ये इससे पहले से धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुई होंगी, और फिर हम बेटा इनको सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। इस वर्ड का मतलब समझते हैं। सिविलाइजेशन मतलब सिविक सेंस होना। सिविक सेंस का मतलब जैसे आज हमारे आसपास सरकारें काम करती हैं, तो ये भी एक मॉडर्न सोसाइटी का ही तो कॉन्सेप्ट है कि एक गवर्नमेंट होगी जो देश को गवर्न करेगी, हम आपस में रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, और ये हमारे कितना कर्नल माइंड का डेवलपमेंट ही है कि हमने इतना रोबस्ट सिस्टम अपने आसपास बना रखा है। तो यही सिस्टम जो आज हमारे आसपास है, इतना ही एडवांस सिविलाइजेशन उस टाइम पीरियड में भी था। और ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अब ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, फिर से वैदिक एज आएगा, और फिर से हम वो ग्वाले और गाय भैंस चराना और फार्मिंग करने की टेक्निक्स को धीरे धीरे सीखना, उस तरफ जाएंगे। तो ये काफी आज भी एक हमारे लिए ये एक तरह का एनिग्मा है कि हम पता लगाएं कि ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है। ओके बेटा, हम समझते हैं कि ये सिविलाइजेशन एक टाइम पे तो रूलर रही होगी, लेकिन जिस टाइम पीरियड की आज हम आपसे बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ अर्बन सिविलाइजेशन। हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरीकरण हो चुका था, यानी कि शहर बन चुके थे, क्योंकि मल्टी स्टोरेज जैसी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो बेटा जो ये रूलर सिविलाइजेशन थी एक टाइम पे, फिर ये अपने बिल्कुल मैच्योर पीरियड में जाती है, और ये
एक बिल्कुल अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट आती है। हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग एंड बाकी चीजें, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होता है और रफली 1500 के आसपास आके कंप्लीटली हम देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन खो जाती है, और फिर हमें जो चीजें मिलती हैं वो वैदिक एज के टाइम पीरियड की मिलती हैं, और उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट नहीं रह गया था, और फिर धीरे धीरे हम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, और शायद से हम उसी फेज में हैं। आज 2000 साल लगभग बीत चुके हैं और हम सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज में ही हैं, जो कि गैंगेटिक प्लेन्स के अराउंड चल रहा है। आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, इंडिया एंड चाइना, इन कंट्रीज में यहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर्स फ्लो करती हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बेटा उत्तर प्रदेश में, एंड थैंक्स टू द गंगा रिवर, बिकॉज गंगा का जो फ्लड प्लेन एरिया है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं, प्लेन्स हैं, यहाँ पर सर्वाइवल आसान है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, सारे रिसोर्सेज हैं, और लोग हमेशा बसते वहीं पर हैं। और हम जिस तरह से बस रहे हैं, शहर कन्वर्ट होते हैं, गांव सब शहरों में कन्वर्ट होते आ रहे हैं, तो ये एक एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन फेज आएगा, और जैसे हम यहाँ डिक्लाइन पढ़ेंगे, लगभग ऐसा ही डिक्लाइन हम आगे का भी देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का होना, ओवर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होना, तो बिल्कुल एक साइकिल चल रही है और अर्थ अपने आप को मैनेज करता है। आप देखिए यहाँ पर हमने जो चीजें डिस्कस करी कि डिस्कवर्ड इन 1920s बाय दयाराम साहनी, हड़प्पन साइट दयाराम साहनी जी ने की थी, और R.D. बनर्जी साहब ने मोहनजोदड़ो साइट को एक्सकेवेट किया था। ये सिविलाइजेशन का बेटा पीरियड आपको हर एक जगह पे वेरी करता हुआ दिख सकता है। दिस इज 3300 टू 1300 BC, रफली 1500 तक जाता है, और ये जो इसका कोर टाइम पीरियड है दैट इज 2500 से 1500 BC, यानी कि लगभग 1500 साल पुरानी बात है, जीरो से पहले, यानी कि आज से 3500 साल। आप देख सकते हैं अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड दैट इज 26 to 1900, एंड द लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि लास्ट का टाइम पीरियड जब उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। ओके, यहां पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड 3 अर्लीस्ट अर्बन कल्चर alongside Mesopotamian and Egyptian civilization, spanning over 1 million square kilometer across modern day Pakistan, India and Afghanistan also. It remains in a pinnacle of Bronze Age engineering, sanitation and peaceful urban coexistence. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा, आप महसूस करिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जो उस वक्त की मेटलर्जी की नॉलेज को दिखाएंगी, जैसे कि ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलना अपने आप में क्लासिक इंजीनियरिंग है। सैनिटेशन की बात होना, क्योंकि यहाँ के ड्रेनेज पैटर्न, जो गांव, जो पूरे शहर के अंदर की रिवर्स हैं, और जो घर की जिस तरह से बनावट थी, और जो ड्रेनेज है, नालियां वगैरह हैं, वो किस तरह से शहर के बाहर जाके डिस्पोज ऑफ होती थी, ये दिखाता है कि सैनिटेशन पे इस देश का उस वक्त के लोगों का कितना ध्यान था। और अर्बन कोएग्जिस्टेंस की बात होती है, कल्चर भी फ्लरिश करता है, ये सब चीजें देखने मिलती हैं। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आपके पास में कुछ प्रिंसिपल मेन साइट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, एंड इन मेन साइट्स के साथ साथ इस वक्त के अर्बन प्लानिंग को देखेंगे, और जो डेली लाइफ की चीजें हैं उसको समझेंगे कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, उस वक्त के लोगों का क्या प्रोफेशन था, इकोनॉमी क्या थी, ये सब बातें हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मेन साइट्स की बात करते हैं बेटा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आर द अर्लियर साइट्स। लोथल एंड धोलावीरा ये ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? लोथल बेटा एक डॉकयार्ड के तरीके याद किया जाता है, डॉकयार्ड, क्योंकि इस शहर की बनावट कुछ इस तरीके से है। अगर आपको कोई एक शहर इस तरह का दिख रहा है, एक अंदर की तरफ कार्विंग है, जैसे आप आज प्रेजेंट डे में गुजरात में देख सकते हैं। आपने अगर गुजरात को ध्यान से देखा है मैप में, तो वहां पर आपको वो काठियावाड़ रीजन देखने को मिलता है, और जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज नोन एज गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ खंबत। ये दो पार्ट हैं। गल्फ क्या होता है? एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जिसके अंदर स्मॉल कार्विंग्स हो चुकी हों। अब ये एक ऐसा नेचुरल हार्बर काम करता है कि अगर आपके आसपास समुद्र है, आप यहाँ से बोट्स लेके आएंगे और इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आप क्या यहाँ पर पोर्ट सिटी बना सकते हो? कभी भी नहीं बन पाएगा। तो बेटा उसी टाइप की हमको आज भी कार्विंग्स देखने मिलती हैं लोथल में, और ये दिखाती हैं कि एक ट्रेड सेंटर था, एक ऐसा पोर्ट सिटी था जहाँ से व्यापार होता था। और ऑब्वियस सी बात है, हमें बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिलते हैं जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो सिक्के हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो कॉइन्स हैं, उनके ट्रेडिशन में वो हमें गुजरात के कोस्ट के आसपास मिलते हैं। ये दिखाता है कि उस वक्त के लोगों से हम ट्रेड भी करते थे। साथ साथ में हमें जो टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, वो बताती हैं कि इंडियंस जो थे वो इंडियंस नहीं कहते थे, बट वो हमारे इस इंडस के लोगों को मेलुहा कहा करते थे। ये एक वर्ड है मेलुहा, जो काफी बार मिलता है, और उसमें लिखा हुआ है कि हम उनसे ट्रेड करते थे, बीड्स ट्रेड करते थे, स्पाइसेस ट्रेड करते थे, कॉटन ट्रेड किया करते थे। और ये वो चीजें हैं जो कहीं और क्लाइमेट में नहीं
ओरिजिन होती है इंडिया में होती हैं, और इंडिया की ये सारी चीजें वहां पर एक्सपोर्ट की जाती थी, बदले में वो हमें गोल्ड कॉइन से अपने सिक्के दिया करते थे जो कि हमारे आसपास मिलते हैं। तो बाय द बोथ द सिलेक्शन हिस्टोरिकल एविडेंसेस वी कैन कंफर्म दैट देयर वाज अ ट्रेड आल्सो। ये बेटा हड़प्पन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन हम समझेंगे अभी। कालीबंगन, राखीगढ़ी एंड चनुदारो ये और इंपॉर्टेंट साइट्स में से हैं। मैं बताया आपको आज सबसे बड़ी साइट जो लार्जेस्ट एक्सक्यूटेड साइट है सो फार, बेटा अभी लगभग 20 से 25 गांव को खाली कराया गया एंड ये बहुत रिसेंट आफ्टर 2020 कोविड के बाद की बात है। राखीगढ़ी साइट इज स्टिल इन एक्सकेवेशन मोड। ओके, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन रावी नदी के किनारे है। यहाँ पर हमें ग्रेट ग्रेनरीज मिलती हैं, रेड स्टोन मेल टोर्सो मिलते हैं। मोहनजोदारो में इंडस रिवर के पास ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी मिलती है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है। बेटा हमने जब साइट्स को एक्सक्वेट किया ना बहुत सारी चीजें मिली, उसमें से कुछ कॉमन फीचर मिले। कॉमन फीचर में क्या है? कॉमन फीचर में बेटा हमको पहले तो शहर की बनावट पढ़नी है, विल डिस्कस दैट थिंग, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। लोथल में डॉकयार्ड है, बीड फैक्ट्रीज हैं, बीड मतलब आप जानते हैं जो मालाएं वगैरह बनती हैं उसकी फैक्ट्रीज मिलती हैं। मेसोपोटामियन ट्रेड का हमें एविडेंस मिलता है। ढोलावीरा में 3 टियर सिटी मिलती है, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, ये सोसाइटी में डिवीजन को दिखाती हैं। एंड वाटर रिजर्वायर्स मिलते हैं, यानी कि पानी कैसे नीचे से ऊपर ला सकते हैं, पानी कैसे, क्योंकि बेटा आप जानते हो आज के टाइम पे भी ये सेमी एरिड रीजन में आता है, राजस्थान गुजरात, वहाँ पानी की कमी हो सकती है राजस्थान एरिया में, तो उसको कम करने के लिए रिजर्वायर जैसी चीजें दिखना एक साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाता है। कालीबंगन में हमें प्लॉट फीड मिली है, ऐसी फील्ड्स मिली जहाँ पर खेती बाड़ी हो चुकी है। जैसे बताता हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज, लोथल से थोड़ा सा दूर पे रंगपुर है। रंगपुर हम इंडिया की पहली साइट मानते हैं जिसने चावल की खेती यानी राइस कल्टीवेशन करके दिखाया। हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, है ना, गॉड नोस कैसे निकाला साइंटिस्ट ने पता, लेकिन कहते हैं कि राइस का जो कल्टीवेशन इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ है वो रंगपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? रंगपुर, वो गुजरात में पड़ता है। सो बार्ले सीड्स, चनदारों में इंडस्ट्रियल टाउन, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात की गई है। कोर्टयार्ड सेंटर्ड होम्स, कोर्टयार्ड सेंटर जैसे हमारे घरों में आंगन होते हैं, साइड में कमरे होते हैं, ऐसी बनावट दिखाता है कि ये शहर की बनावट है ना कि गांव की। इसके बाद में नो स्ट्रीट फेसिंग ग्राउंड फ्लोर, विंडोज, प्राइवेट वेल्स, बाथरूम विद स्लोपिंग फ्लोर्स एंड वेस्ट टू द स्ट्रीट ड्रेन। जो वेस्ट है वो स्ट्रीट ड्रेन से निकलता दिखता है। ये अर्बन प्लानिंग में आता है बेटा, ना कि विलेज या रूरल बैकग्राउंड दिखाता है। एग्रीकल्चर एंड सब्सिस्टेंस में क्या आता है? वीट, बार्ले और बाकी ये लेटेंस और मस्टर्ड, मिलेट्स, ये गुजरात, और राइस एट लोथल। लोथल मीन्स दैट इज रंगपुर। वुडन प्लॉव बनवाली कालीबंगन से मिला है हमको, यानी कि अगर आपको फावड़ा कहीं से निकल के मिल रहा है, जैसे आज के मान लो कल को हमारी सिलेक्शन खत्म हो जाए और 2000 साल बाद फिर मिलना स्टार्ट हो, स्मार्टफोन्स निकले बहुत सारे या कुछ और चीजें निकले, तो क्या पता लगेगा कि उस वक्त के लोग ये सब चीजों को यूज करते थे ना, रील्स और यूट्यूब पे वीडियोस, हालांकि ऐसा होगा नहीं अब। एंड कैनल इरिगेशन, है ना, ये मिलता है। कैटल, शीप, गोड्स, बफलो, पिग्स, इन सब के खिलौने मिलते हैं। नहीं, जानवर कहाँ बचेंगे बेटा, लेकिन खिलौने मिलते हैं। और अगर आपको बकरी का छोटा सा खिलौना मिल रहा है, इसका मतलब उस वक्त के लोगों को नॉलेज थी, है ना, कि ये जानवर है और इस तरह के जानवर उस वक्त भी रहे होंगे। हॉर्सेस बोन, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। सील्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको वो चीज। उस वक्त के इकोनॉमी, सोसाइटी और रिलीजन और स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बेटा डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमी कैसे चलती थी? अब आप समझिए, अगर ट्रेड करते थे तो यानी कि पैसे आते थे इनके पास में। अब ट्रेड जिस चीज़ से करते थे यही कमर्शियल काम होते थे। उस वक्त के लोग शायद ही जाके ऐसे फैक्ट्रीज में या वैसे काम करेंगे, लेकिन अगर बीड मेकिंग हो रहा है, अगर पोट्री वेयर्स मिल रहे हैं, हमें मटके मिल रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई पोट्री बनाता रहा होगा, हमें टॉयज मिल रहे हैं यानी टॉय मेकिंग रहा होगा, हमें डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला यानी कि ब्रॉन्ज का वो भी बना हुआ है, इसका मतलब कि ब्रॉन्ज की मेटलर्जी की नॉलेज है, फैक्ट्रीज में काम होता था। हमें घर बने मिले हैं यानी कि ब्रिक्स वगैरह का डायमेंशन दिखाता है कि उनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट था और ये सब चीजें इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट था। और लार्जली बेटा इंडिया आज या आज से 2000 साल पहले या आने वाले 10,000 साल बाद भी जहाँ रिवर्स हैं उनका लार्जली प्रोफेशन एक ही रहेगा, एंड दैट इज एग्रेरियन, यानी कि हम हमेशा एग्रेरियन सोसाइटी ही रहेंगे। इट मीन्स कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन प्रोफेशन मानता है। इवन टिल दिस डेट ऑल्सो रफली 60% जो इंडियंस हैं they are directly or indirectly associated with the farming, and this is the most important thing. Next, सोसाइटी की बात करते हैं। तो उस वक्त की सोसाइटी की हम बेटा बात करें तो वुमेन्स की कंडीशन की बात करते हैं और बच्चों की बात करते हैं। तो वुमेन्स के पास में प्रिविलेज थी, यस, बट ऐसा मिलता है एविडेंसेस से कि दे वर नॉट द ब्रेड अर्नर, दे वर लार्जली द हाउस मेकर, जैसा आज भी होता है, बट दिस इज आर चेंज, नाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग। बट कंडीशन वुमेन्स की अच्छी हैं। क्यों अच्छी है बेटा?
क्योंकि हम रिलीजन में पढ़ेंगे उस वक्त का, बात करते हैं रिलीजन की, उस वक्त का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, लेकिन हम मानते हैं लोग एनिमिज्म में बिलीव करते थे। एनिमिज्म का मतलब बेटा होता है कि जो जंगल है, पेड़ हैं, नदियां हैं, उनमें अपने पूर्वजों की आत्मा को देखना और महसूस करना कि ये हमारा ही पार्ट है। आज जैसे बेटा हमारे आसपास बहुत सारे रिलीजन में गॉड है, ये सब चीज़ें वैदिक एज में डेवलप हुई ना, कि कृष्ण भगवान हैं या बाकी गॉड्स जो हैं हमारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब जो गॉड्स हैं बेटा ये लेटर वैदिक पीरियड में आए। फिर कुछ नेचुरल फोर्सेस इनको हम प्रेस करते हैं आज भी, अग्निदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, ये सब अर्ली वैदिक एज के पार्ट हैं। उस वक्त के लोग किसको पूछते थे? तो उस वक्त के लोगों का कोई रिलीजन क्लियर नहीं है आज भी, लेकिन एक टाइप का स्टैचू नहीं कहेंगे, फिंगरिंग कहेंगे, जो कि हर जगह अवेलेबल है, एंड दैट इज मदर गॉडेस। दैट इज मदर गॉडेस। मदर गॉडेस फिंगरिंग्स का क्या है? एक ऐसी हमें मूर्ति मिलती है जिसमें और एक वुमेन का डिपिक्शन है और उसमें दिखाया गया है कि हम उसको पूछें, बिकॉज वुमेन्स आर द वुमेन्स जो कि सोसाइटी को बेटा चलाते हैं। और ये किस तरह से होता है? बाय द व्हाट वी कैन से ऑफस्प्रिंग्स डेवलपमेंट, मतलब अपने बच्चों को देना। तो सोसाइटी इस वजह से लर्न करती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों प्रेस करते थे। और ये दिखाता है कि वुमेन्स का स्टेटस उस वक्त पे भी बहुत अच्छा था, अर्ली वैदिक एज में भी अच्छा था। हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज के बाद से वुमेन्स की कंडीशन में डिक्लाइन आता है सोसाइटी में, तब तक सोसाइटी अच्छी चलती है। सो सोसाइटी में क्या अपर और लोअर स्ट्रेटिफिकेशन था? यस। अगर आप देख रहे हो एक मल्टी स्टोरेज हाउस है, उसमें बहुत सारे होम्स बने हुए हैं, एंड दिस शोज कि जो अमीर लोग हैं वो बड़े घरों में रहते हैं और जो छोटे लोग हैं यानी जो वर्कर्स हैं वो। हम जब शहर की बनावट को पढ़ते हैं तो पूरा शहर दो पार्ट में डिवाइडेड दिखता है हमको। एक सीटाडेल का हिस्सा, सीटाडेल क्या होता है? दिस इज पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग। अपर साइड अप्रेज प्लेटफॉर्म पे एक पूरा शहर था और एक शहर लोअर टाउन में आता है। लोअर टाउन का वो हिस्सा जहां पर सिर्फ बाकी नॉर्मल लोग रहते थे। यहाँ पर आपको ग्रेट ग्रीनरी देखने को मिलेगी, ग्रेट बाथ भी आपको सीटाडेल पे मिलेगा, असेंबली हॉल भी आपको यहाँ मिलेगा। जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि गवर्नेंस की बात करती हैं वो सब आपको सीटाडेल पे देखने को मिलती थी और बाकी सब आपको लोअर टाउन में देखने को मिलता था। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ बात किया गया क्राफ्ट एंड ट्रेड की, तो बीड मेकिंग टेक्निक थी उस वक्त में चनोदार और लोथल में। ब्रॉन्ज हमको देखने को मिलता है, रेड एंड ब्लैक पोट्री वेयर्स मिलते हैं, गोल्ड कर्नाटका के कॉइन्स कर्नाटका से मिलते हैं, आज बेटा ये साइट्स हैं। कॉपर, लापिस लजुली, मैरीटाइम लिंक्स मिलते हैं ओमान, बहरीन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। मेसोपोटामियन हमें मेलुहा कहा करते थे। क्यूबिकल चार्ट वेट्स मिलते हैं, बाइनरी नंबर्स की नॉलेज मिलती है, डेसिमल्स की नॉलेज मिलती है, यानी कि इनके पास में मैथ्स और साइंस की नॉलेज भी थी। बेटा आप खुद सोचिए, अगर हर जगह एक तरह के ही ईंटें लग रहे हैं और सेम डायमेंशन में बने हुए हैं 4:2:1 के रेशियो में, इसका मतलब क्या है? मैथ्स की नॉलेज है। अगर वो ट्रेड कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, सरप्लस ग्रेनरीज में सब चीज़ें रख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अनाज उग रहा है, इसका मतलब क्या है? वेट की टेक्निक थी। सोसाइटी और गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नमेंट थी या नहीं थी, इसमें हमेशा आज भी डाउट है, हिस्टोरियंस का डिस्प्यूट है, बट हम कहते हैं अथॉरिटी जरूर थी। बेटा देखो, गवर्नमेंट बोलना गलत है। जैसे आज हमारे पास सरकार है, एक टाइम था मिडिवल पीरियड में जहां पर राजा लोग राज करते थे, यानी कि मोनार्की थी। तो किस टाइप का गवर्नमेंट फॉर्म था? तो हम कहते हैं गवर्नमेंट तो थी, किस टाइप की ये हमें नहीं पता लगता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा हर शहर की बनावट एक जैसी थी, जो कि हजारों किलोमीटर दूर दूर थे। ये होना तब पॉसिबल है जब कोई एक सिंगल एंटिटी उस चीज को रेगुलेट कर रहा हो। इट मीन्स देयर वाज अ अथॉरिटी, बीट इट वाज अ गवर्नमेंट और मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी और थियोक्रेसी। हम ये चीज कंफर्म नहीं कर पाए आज तक। हालांकि हमें एक स्टैचू मिलता है बेटा द प्रीस्ट किंग का, एक स्टैचू मिलता है प्रीस्ट किंग का। इस स्टैचू की बनावट इस तरीके से है, बेटा कोई हंसेगा नहीं वैसे। तो इस स्टैचू में क्या मिलता है हमको? ऐसे फ्लोरल डिजाइन्स मिलती हैं। ठीक है, आपको मैं फोटो नहीं है पास, आप देख सकते हो। फ्लोरल मतलब इसमें ऐसे एक दुपट्टा पड़ा हुआ है और इस पे शॉल पड़ा हुआ है और उस पे ऐसे डिजाइन्स हैं और ये इस तरह का एक बस्ट मिला है। बस्ट मतलब इनके हाथ कटे हुए हैं। सो एक स्टैचू मिला हुआ है जो कंफर्म करता है कि ये किसी न किसी सीनियर पर्सन का रहा होगा। और इसको हम प्रीस्ट किंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये राजा भी था और उस समय के टाइम पे बाकी सोसाइटीज हम देखते हैं कि जो राजा लोग हुआ करते थे वो लार्जली पंडित पुरोहित लोग हुआ करते थे जो गवर्नमेंट को गवर्न करने का काम करते थे। इस तरह का हमें डिपिक्शन मिलता है।
सो स्ट्रेटिफिकेशन एविडेंट है, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब बंटवारा था समाज में, हाउस के साइज के हिसाब से पता लगता है ये चीज। ग्रेव्स के पता लगता है, जैसे कि उस वक्त के लोग जलाते नहीं थे लोगों को, जैसे आज हिंदू ट्रेडिशन होता है, उस वक्त के लोग अपने लोगों को दफनाया करते थे। अब ग्रेवयार्ड हमें मिली है एक्सकेवेशन के टाइम पे बहुत सारी बॉडीज, और ग्रेवयार्ड्स के अगल बगल क्या होता है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन होता था, कोई अगर आपने आदमी को ना ऐसे मतलब मर गया और लिटा दिया, और अब उसके आसपास उसके जो परिवार के लोग हैं वो उनकी फेवरेट चीजों को रखते हैं। अब किसी के पास बहुत सारा गोल्ड मिल रहा है, किसी के पास में कुछ चीजें कम मिल रही हैं, कम पोट्री वेयर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कि वो कैसा रहा होगा, गरीब और अमीर जैसी खाई उस वक्त भी थी। तो हाउसेस ग्रेव्स के थ्रू पता लगता है। नो पैलेसेस और मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स। 3 थ्योरीज हैं ना, प्रीस्ट किंग की, स्टेट की, और इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट की, और एग्रीगैल्टी काउंसिल्स की। तो मतलब 3 तरह की सोसाइटी के हो सकते हैं। ये आज भी क्लियर नहीं है कि किस तरह की अथॉरिटी थी या गवर्नेंस किस तरीके का था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। तो रिलीजन और बरियल्स की बात करते हैं। रिलीजन क्या था, मैं बताया आपको, मदर गॉडेस की ही केवल एक मूर्ति है जो हर जगह मिलती है। हालांकि हमें एक पशुपति सील मिलता है। ये क्या है बेटा, पशुपति सील एक तरह के सील्स मिलते हैं जिनसे हमें पता लगता है उस सील पे डिपिक्शन किस चीज का है, उस चीज पे डिपिक्शन है एक यौगिक पोस्चर का, और उसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं ना, बुल एंड ऑल। अब आप खुद देखो बेटा, यहाँ पर एक बुल मिल रहा है, यहाँ पर बाकी जंगल के जानवर हैं, यहाँ पर उसका एक हमें पिक्चर में डिपिक्शन है कि कोई डंडा वगैरह है जिसपे चीजें मार्किंग्स हैं, और एक व्यक्ति है जो यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ है। तो ये आपको किस चीज की याद दिलाता है, तो इसे हम प्रोटोटाइप शिवा बोलते हैं। प्रोटोटाइप शिवा, यानी कि जैसे आज हमारे आसपास शिव जी के वो लोग देखते हैं डिपिक्शन, बेटा हम इसे किसी रिलीजन सेंट्रिक से नहीं बांधेंगे, और ये करना बड़ा छोटा या गलत चीज होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे आज लोग योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कोई मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं लोग, ऐसे ही, यानी कि उस वक्त लोगों को क्या योग की नॉलेज थी कहना सही नहीं है, लेकिन जैसे शिव जी के डिपिक्शन होता है कि एक तरफ नंदी बुल है, एक तरफ उनका त्रिशूल है, और आसपास बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल एक यौगिक पोस्चर को दिखा रहा है, ऐसा हमें सील्स में डिपिक्शन है। इसके ऊपर काफी कुछ लिखा भी हुआ है, लेकिन जैसे कि हमने इस वक्त की स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं करा है, तो हम पता नहीं पाए कि किस चीज की ये सील है, बट दिस काइंड ऑफ सील इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो आप देख सकते हो, पशुपति सील बोलते हैं इसे हम। सीटेड देती, हॉर्न्ड हेड्रेस एंड एनिमल्स, मतलब बहुत सारे जानवर हैं, दिस इज प्रोटोशिवा। ठीक है, और पीपल ट्री, बुल एंड ग्रेट बाथ, ये सब चीजें मिलती हैं। नॉर्थ साउथ बरियल्स, ब्रिक लिंक ग्रेव्स विद द पोट्री एंड बीट्स। तो हमें ऐसे नॉर्थ एंड साउथ की तरफ दफन लोगों को दिखाया जाता है जो कि ग्रेव्स में हैं, और उनके आसपास पोट्री और बीट्स, मालाएं वगैरह रखी गई हैं। जैसे कि कोई आदमी बहुत आपका जिसकी डेथ आती है, आप उसको चीजें ऑफर करते हो एज अ लास्ट राइट। स्क्रिप्ट और कम्युनिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो इस वक्त के लोगों के पास में अपनी स्क्रिप्ट थी क्या, लिखावट थी? यस। कैसे पता लगता है, हमें बहुत सारी सील्स मिलती हैं, उन सील्स में क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हालांकि जो लिखा हुआ है बेटा वो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है, यानी कि पिक्चर पे बेस्ड है, यानी कि सिंबल्स हैं, सिंबल्स और पिक्चर्स के थ्रू इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। तो हम आज तक ये पढ़ नहीं पाए कि ये क्या चीज लिखी हुई है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं, उनका मतलब नहीं पता, तो ये अनडिसाइफर्ड है। अगर ये डिसाइफर्ड होता तो इट विल कम इन अ पार्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, नॉट इन द प्रोटो हिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है कि इंडस वैली के लोगों ने जो लिखा है, लेकिन लिखने के तरीके से बेटा हमें पता जाता है कि ये लोग लेफ्ट टू राइट लिखते थे। जैसे आप एक पेज पे कुछ लिखते हो और आप इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हो, और फिर लिखना कुछ और भी होता है लेकिन जगह कम पड़ जाती है, तो आप छोटे छोटे लेटर्स लिखते हो। सिमिलरली हमें बेटा सील्स में भी देखने को मिलता है, यानी कि लिखने वाला रहा होगा उसने कुछ गलती कर दी होगी, एक तरफ बड़े बड़े लेटर्स दिखते हैं हमको और फिर एक तरफ छोटे छोटे दिखते हैं, तो इससे हम बताते हैं कि लेफ्ट से राइट लिखते थे। लेकिन ये चीज नेक्स्ट लाइन में अल्टरनेट मिलती है, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट लिखते थे और फिर राइट टू लेफ्ट लिखते थे। गॉट इट? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, अब क्यों आए हो, फिर बैठो जल्दी से, वहीं बाहर ही रहो बेटे, बाहर रहो, बाद में भी सुनना, फिर समझ नहीं पाओगे। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? बाकी हम कट कर दें। तो ये स्क्रिप्ट और कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सो उस वक्त के एनग्रेव फॉर्म्स में हमें सील्स मिलती हैं, कॉपर टैबलेट्स मिलते हैं, और ये इस तरह की चीजें हैं जहां पर साइन बोर्ड्स मिलते हैं, क्लियर करते हैं चीजों को। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लास्ट पेज ऑफ दिस टॉपिक। यहाँ बेटा हम बात करने वाले हैं इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की और इसकी क्या लेगेसी है और इससे आज हमारे देश को क्या फायदा होता है।
मैंने आपको बताया था कि जब 1921 में साइट्स मिली तो ब्रिटिशर्स भी काफ़ी हैरान हो गए कि इंडिया उन देशों में से है जो कंटिन्यूसली इस जगह पे रह रहे हैं पिछले 4,500 सालों से। इतना तो अंग्रेजों का खुद का इतिहास भी पुराना नहीं था। अब लेकिन ये भी जो एक इतिहास है इसका डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन कैसे होता है बेटा? इसमें बहुत सारी थ्योरीज आती है, कोई भी प्रूवन चीज़ नहीं है कि इतनी अच्छी एक अर्बन सिविलाइजेशन जो अपने पीक पे चल रही थी कैसे खत्म हो जाती है और फिर अगले 2-4 हज़ार सालों के लिए खो जाती है। और फिर ये चीज़ 1921, बेटा आप महसूस करो कि लगभग 100 साल पहले ही हमें ये चीज़ पता लगी है कि कोई 4,500 साल पुरानी चीज़ थी। उसके बीच के टाइम पीरियड पे ये चीज़ खो चुकी थी, हमें पता ही था, ये दफन थी नीचे। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने पीछे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने खोजना स्टार्ट किया, तब हमें बेटा ये चीज़ पता लगी है। तो होता क्या है, कुछ कुछ थ्योरीज हैं इसके कोलैप्स होने की, आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्लाइमेट शिफ्ट। ऐसा मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हर कुछ 1000 ईयर्स में होता रहता है। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी होती है कि इन लोगों ने बहुत सारे किल्न ब्रिक्स यूज किए, अर्बनाइजेशन करने के चक्कर में ओवर अर्बनाइजेशन कर दिया, अपने सोसाइटी को काफ़ी रूइन किया होगा। आप बिल्कुल सिमिलर साउंड कर रहे हैं ऐसा आज हम लोग करते हैं। हम लोग रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट बहुत सारे रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अगर आप जंगल काटते चले जाओगे तो ऐसे ही उस वक्त भी होता है, इन्होंने जंगलों को बहुत काटा हुआ, ऐसा थ्योरीज में है, जंगलों को बहुत काटा हुआ जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कहीं पर बाढ़ आ रही होगी, कहीं पर बहुत सूखा पड़ रहा होगा, और इसके चलते क्या होगा कि इन लोगों की सोसाइटी खत्म हो गई होगी। सो फर्स्ट वॉज क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ड्राइंग ऑफ घग्गर एंड हाकरा रिवर, शिफ्टिंग इंडस कोर्स। तो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर्स का पैटर्न बदला होगा और उसकी वजह से जहाँ शहर था वहीं से ये रिवर्स बहना स्टार्ट किया होगा। और यही एग्जैक्टली डिपिक्शन काफ़ी जगह दिखाया जाता है कि फ्लड की वजह से मोहनजोदारो जैसे बड़े बड़े शहर डूब गए होंगे। अगर आपकी गंगा रिवर में बहुत सारा पानी भर जाए या आपके आसपास और भी जो रिवर्स हैं उसके थ्रू क्या होगा कि आपकी जो सिटीज़ हैं फिर वो फ्लड प्लेन्स में बदल जाएंगी और फिर वो रहने के लायक नहीं रह जाएंगी। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन किया होगा, डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े स्केल में हुआ होगा किल्न बर्न ब्रिक्स को बनाने के लिए। भट्टी में ईंटें पकाने के लिए आपको बहुत सारा फर्नेसेस चलाना पड़ता है, उसके बहुत सारा फ्यूल चाहिए। और अगर हम फ्यूल की बात करें तो इस मॉडर्न सोसाइटी में तो हमने अभी 1910 के आसपास ही ये ऑयल का एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया दुबई वगैरह से। उससे पहले हमारे यहाँ पास फ्यूल के कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो उस वक्त के लोगों ने एज अ वुडन लॉग्स को ही एज अ फ्यूल यूज किया होगा भट्टियों को चलाने के लिए और ओवर डिफॉरेस्टेशन कर दिया होगा। इसकी वजह से सोसाइटी डिसबैलेंस हो गई। लास्ट में नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट आप जानते हैं, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरीज की वजह से डिस्ट्रक्शन आया होगा और इस वजह से भी हो सकता है कि बहुत सारी फ्लड्स आई हों जैसा कि हमें पता लगता है। एक लास्ट थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस थिंग आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, शायद से आपने कभी सुना होगा, कि जो आर्यंस हैं उन्होंने पूरी दुनिया को बसाया, ऐसा माना जाता है। इट इज अ थ्योरी नॉट अ फैक्ट। तो आर्यंस एक ऐसी सेंट्रल एशियन ट्राइब है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे और ये ट्राइब्स जगह जगह जाके लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर होते थे इन टर्म्स ऑफ देयर पावर मैस्कुलाइन। इनके पास बड़े बड़े हॉर्सेस होते थे, इनकी हाइट और वेट वगैरह बहुत ज़्यादा होता था और ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स दुनिया भर में कब्जा करते थे। इन्होंने इंडिया में भी आके इन्वेजन किया हुआ। एक ऐसी थ्योरी है कि इंडिया को इन्वेड किया गया था आर्यंस के द्वारा और इन आर्यंस ने जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ फाइट करी और कुछ को इन्होंने हरा दिया और कुछ को इन्होंने अपने साथ मिला लिया। और इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आई विल टेल यू दिस इन अ सेपरेट लेक्चर व्हाट इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड देन वी विल डिस्कस दिस थिंग कंप्लीटली। हालांकि ये लार्जली रिजेक्टेड थ्योरी है क्योंकि कोई नहीं चाहता ऐसा मानना कि हमें किसी ने इन्वेड करके हराया होगा और यहाँ से खदेड़ दिया होगा या भगा दिया होगा। हालांकि कुछ भी हो बेटा, इसकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है और जो इंडस के आसपास एक अच्छे खासी फलती फूलती सिविलाइजेशन थी उसका अंत होता है और फिर हम लोग मूव करते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज की तरफ, दैट इज नियर द गंगा रिवर। एंड आप सब उसका पार्ट हो आज भी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं। एंड्योरिंग लेगेसी, तो ग्रिड टाउन प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट देखने को मिलता है, यानी कि इस वक्त के लोगों के पास में टाउन को प्लान करने का एक अच्छा तरीका था। टाउन प्लानिंग कैसे होती है, जैसे आज आपके बहुत सारे बेटा शहर आज भी पहले बनाए नहीं जाते हैं, पहले बसाए जाते हैं और फिर वो आसपास बनते रहते हैं, इसलिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर नीचे सीवेज लाइन बिछ रही है, आपके आसपास जो ड्रेनेज सिस्टम है वो परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा आज प्रॉब्लम है, लेकिन एक टाइम था इंडस वैली के टाइम पे
जब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती थी, तो ये दिखाता है कि इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी और वेट्स का स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आज हम SI सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पोट्री स्टाइल एंड बैंगल्स वगैरह का यूज़ होता था। पीपल ट्री को वर्शिप करना, योगिक पोस्चर्स का होना दिखाता है कि ये आज भी हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है और आज भी चल रही है। सैनिटरी इंजीनियरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम। So here it is the guest for you, early Harappan civilization, then mature and then late Harappan civilization. So ये टॉपिक है, आपके जो डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें सबमिट कर सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू।